वो वाले चैप्टर्स भी तो थे, वो लास्ट में जो हो रहे हैं एटम न्यूक्लियाई वाले, वही तो है मॉडर्न फिजिक्स। अरे वो से ही बोल रहा हूँ। अरे तूने पूछा था, तेरे कहने को पूछा मैंने, मुझे ना पता तेरा डाउट क्लियर हो जाए इसलिए पूछा है। तुझसे पूछा नया चैप्टर, क्या नाम है नया चैप्टर का? एटम न्यूक्लियाई ड्यूअल नेचर। डुअल ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव। वेव क्या चीज होती है? वेव मतलब ऐसा समझो कि मतलब इन ये दोनों चीजें आई क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन कुछ अलग अलग निकल गए। पार्टिकल में क्या होता है? कोलिजन होता है, और जैसे किसी को मारे तो बॉल मारे दीवार पे तो वो फोर्स लगता है उस पर। तो ये रेडिएशन भी यही करता है। रेडिएशन मारो किसी पे तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा दीवार पे। ये देख चुके, एक्सपेरिमेंट हो चुका। तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी, पार्टिकल नहीं है लेकिन नेचर है उसका पार्टिकल जैसे कि वो फोर्स लगा रहा है। और वेव नेचर तो है ही, इसके अंदर वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब। तो हम पढ़ेंगे पहले कि जब रेडिएशन आती है तो फोर्स कितना लगाती है, यही पढ़ते हैं। पहले रेडिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एनर्जी क्या होती है रेडिएशन की? हाँ एच, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा, ठीक है। तो और इंटेंसिटी भी पढ़ चुके हम। कितनी होती है इंटेंसिटी? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली। हाँ वो तो ठीक है। बेसिकली क्या होती है इंटेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पावर अपॉन एरिया। हाँ पावर या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ये एनर्जी कौन सी जो गिर रही है? एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया और वन एरिया। अब देखो सिंपल सा केस लेते हैं, प्लेट है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि रेडिएशन आई और उसने कितना फोर्स लगाया, कितना प्रेशर लगाया, ये सब प्रेशर लगाता है रेडिएशन। तो ठीक है रेडिएशन आ गई। जब रेडिएशन गिरेगी किसी एरिया पे गिरेगी, इसका एरिया ये ले लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू ले लेते हैं, और क्या क्या है लैम्डा है। तो एक्चुअली एनर्जी रेडिएशन के अंदर किस में होती है? किस में होती है एनर्जी? पार्टिकल रेडिएशन पार्टिकल कहाँ होते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक। एटम कहाँ से आ गया रेडिएशन में? कौन सा एटम होता है? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। क्या होता है, क्या होता है रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी कैरी करता है, कौन होता है वो? फोटॉन्स। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हुआ? एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है? कुछ होती है अरे कुछ क्या होती है, कितना होती है? यही तो होती है, ये एनर्जी ऑफ एक फोटोन है h न्यू या फिर hc वाला लैम्डा। ये एक फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सेकंड में मान लेते हैं कि n फोटॉन्स गिर रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिर रही है। भाई जितने 1 लाख फोटोन गिरेंगे तो 1 लाख इंटू वो कर देंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स n गिर रहे हैं एक सेकंड में पर सेकंड, इफ
n इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में टाइम को एक सेकेंड लग गया तो टाइम हो गया एक सेकेंड, तो एनर्जी कितनी गिर रही होगी, एनर्जी तो मतलब एनर्जी हो जाएगी हाँ एन एच, ये एनर्जी पर सेकेंड होगा, एनर्जी नहीं होगी। जब एक सेकेंड में पावर होगी, जब एक सेकेंड में एन फोटोन टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एन ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, तो अपने आप टाइम नीचे आ रहा है, तो ये एनर्जी पर सेकेंड पावर हो जाएगी। हाँ पावर एनर्जी पर सेकेंड एन एच सी बाय लेमडा। ठीक ठीक हाँ, अब पावर को यहां डाल दो तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एन एच सी बाय लेमडा और एरिया ए। ठीक है, ये हो गई उसकी इंटेंसिटी बोल सकते हैं। अच्छा, रेडिएशन का मोमेंटम भी होता है, तुमने शायद डुअल नेचर में पढ़ा हो, केमिस्ट्री में पढ़ा है ऐसा कुछ, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन नहीं रेडिएशन। मोमेंटम कैसे आ गया, किसका मोमेंटम, फोटॉन्स का ही होगा, फोटॉन्स के मास और उनकी जो भी वेलोसिटी होगी उसका। फोटोन का क्या है, रेडिएशन का बोलते हैं, क्योंकि वो फोर्स लगा सकता है, जो फोर्स लगा सकता है इसका मास होगा, मास नहीं होगा, मोमेंटम होगा। मास मोमेंटम नहीं तो एक बात नहीं है, बिना मास का मोमेंटम कैसे हो जाएगा, यही तो डुअल नेचर है। कोई ऐसी चीज है जो फोर्स लगा रही है जिसका मास नहीं, तुम लाइट मारो, एक पतली सी बहुत थिक मतलब थिकनेस उसकी बहुत कम लो और यहाँ से लाइट मारो, लेजर मारो, तो उस पर एकदम से डिफ्लेक्शन आता है, देख चुके तो वो तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं ना, मास तो होता ही है उसका भी, किसका, जो रेज आ रही है मास नहीं तो जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन कितनी स्पीड से चल रहा है, लाइट की सी, जब सी से चलेगा तो क्या ही मास होगा, हाँ एनर्जी हो जाता तो कन्वर्ट, अरे मास इनफाइनाइट नहीं हो जाता, तो इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा, इसका मतलब जीरो ही होना पड़ेगा उसको। तो ये तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या, m इज इक्वल टू m नॉट रूट, नहीं पड़ा, फोटोन की स्पीड कितनी है, सी है, तो सी कट गया वरना जीरो आ गया, तो इसका मतलब m तो इनफाइनाइट आ जाएगा। वो इनफाइनाइट तब होगा जब m नॉट कुछ होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, फोटोन का मास इनफाइनाइट तो होता नहीं है, तो m नॉट क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो। तो जो भी है ये वैसे लगता नहीं है इन पे, तो बस इसे बता दिया, ये किन पे लगता है, ये पार्टिकल्स पे लगता है जिनका रेस्पॉन्स कुछ होता है। डुअल नेचर की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि वो मास नहीं है फिर भी फोर्स लगा रहा है, मास नहीं है फिर भी मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या होगा रेडिएशन का, P, और ये कैसे डिफाइन करते हैं, h अपॉन लेमडा, h बाय लेमडा। अब बस हो गया, हम थोड़े केस ले लेते हैं। कौन से केस, कि अगर ऐसे ही रेडिएशन आएगी तो कैसा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पहला लेते हैं कि नहीं, जो रेडिएशन गिर रही है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल
नॉर्मल इंसिडेंट में रेडिएशन बिल्कुल ऐसे ऊपर से गिर के परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है, मतलब केस बना रहे हैं बहुत सारे, नॉर्मल हो सकता है, एंगल पे हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब फोटोन आ रहे हैं, अब जो फोटोन आ रहे हैं वो टकराएंगे, वो टकरा के वापस भी जा सकते हैं, और जैसे लाइट होती है ना, लाइट वापस भी चली जाती है और दोनों हो जाते हैं, दोनों। तो वापस जा रही है, कौन जा रहा है वापस? फोटोन नहीं जा रहा है, तो या तो वापस जाएगा या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी लाइट जाती है लेकिन वापस नहीं आती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब ब्लैक सरफेस लोगे तो उसमें हो जाता है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि पहले क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, क्या बोलेंगे उसको, फोटोन्स आर, सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, फोटोन्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है। सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, तो कैसा केस होगा ये, ऐसा तो सीधा ही बना दो यार, ये गिर रहा है, ठीक। एक तो केस बनाते हैं, फिर जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, एक जैसी चीज है। तो इस पे हमको निकालना है फोर्स, प्रेशर, ये सब कितना लगेगा, इंटेंसिटी यही आई, और वो सारी चीजें वैसी ही हैं, हम बस फॉर्मूला निकालना। तो अब जब ये एब्जॉर्ब हो गए, तो पहले हमें जब फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता बताओ? जैसे बॉल आई, बॉल गई वहां पे दीवार पे और एब्जॉर्ब हो गई, चिपक गई, तो उसका मोमेंटम क्या होगा बॉल का? बाद में क्या होगा, टकरा के मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। और पहले कुछ था ना मोमेंटम, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन पर यूनिट टाइम। हाँ, पर यूनिट टाइम में चल रहा था, क्योंकि वो ले लिया हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो 1 सेकंड ही चल रहा। तो हम कुल मिला के ये निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, फोर्स हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, उसका मॉड वर्ड ले लेंगे, कोई बात नहीं, फोर्स का। तो फिर टाइम भी ले लो चलो। अब मोमेंटम क्या होगा, ये ना इनिशियल मोमेंटम कुछ तो होगा, फाइनल तो 0 हो गया ना, 0 माइनस h अपॉन लैम्डा अपॉन टाइम, क्यों h अपॉन लैम्डा t, ये माइनस को हटा के प्लस कर दो, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन वाली बात होती है। जैसे बॉल मैंने दीवार पे मारी, तो बॉल पे भी फोर्स लगेगा और दीवार पे लगेगा, तो चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली वो बॉल पे लगता है फोर्स, लेकिन उसी का ऑपोजिट दीवार पे लग रहा है। तो ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन नेगेटिव करें, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। ये फोर्स किस पे, फोटॉन्स पे, लेकिन हम निकाल रहे हैं सरफेस पे, तो उसी का ऑपोजिट सरफेस पे लग जाएगा, ठीक है। तो मोड ले लेंगे। अब फोर्स आ गया हमारा F, ये आ गया। प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया बोलो तो H माइनस को प्लस कर दो, कोई बात नहीं, लैम्डा A टाइम, ठीक है, हो गया काम। ये मोमेंटम किसका है, हाँ, मोमेंटम ऑफ एक फोटोन, n फोटोन गिर रहे होंगे तो हाँ नंबर ऑफ टाइम्स n हो जाएगा। ये है प्रेशर ड्यू टू एक फोटोन। तो अगर प्रेशर, टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर हो जाएगा P n मल्टीप्लाई कर दो, या तो यही कर देते हैं मल्टीप्लाई, यार ऊपर क्या करना है, टोटल क्या लिखना है, यही कर देते हैं। फोर्स इसी से कर दो मल्टीप्लाई n, ये टोटल फोर्स ही ले लेंगे, ठीक है, n मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी n कर दो, ये n और ये हो गया F अपॉन n, ठीक। अब यहाँ से देखो जरा, यहाँ से कुछ लग रहा है। अच्छा टाइम तो हमने 1 सेकंड ले लिया था ना, टाइम हमने 1 सेकंड ले लिया था, ठीक है। तो टाइम हटाई दो, जब हमने n मल्टीप्लाई कर दिया, n क्या चीज है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो सेकंड आ गया तो टाइम भी हटाओ, टाइम हटाओ, ये भी np हो गया वहां, तो ये हो गया, यहाँ पे np बाय, अब ये यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ आ रहा है, n h बाय लैम्डा a, h बाय लैम्डा a क्या आएगा, n h बाय लैम्डा, n h बाय लैम्डा a क्या आ रहा है, I बाय c, हाँ, तो ये हो गया प्रेशर I अपॉन
I/C, ये याद रखो। डेरिवेशन तुम घुसना नहीं है, लेकिन तुम समझ जाओ कैसे आ गया। ठीक है। I/C ये प्रेशर लगेगा जब रेडिएशन आएगी परपेंडिकुलर टू सरफेस और सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड लिख लो। दूसरा क्या हो सकता है, नॉर्मल आए रेडिएशन और क्या हो जाए, टकरा के वापस आ जाए। हाँ, तो उसमें बोलेंगे कि फोटोन्स आर रिफ्लेक्टेड। ये वाला हटा दूं, ये सीबीएसई में नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। आज हम वही कर रहे हैं जो उसके बाहर है, सीबीएसई वाला बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास। एक तो केस समझ जाओगे तो फिर सारे खुद ही कर लोगे, कैसे भी करो, मैक्सिमम ऐसे आता है। ठीक है, आज दूसरा क्या, नॉर्मल इंसिडेंस तुम भी कर दोगे भाई, सारे तुम ही कर दोगे। पार्शियली एब्जॉर्ब नहीं, फुल्ली एब्जॉर्ब, पार्शियली नहीं, दिस सेकंड वाला कर दिया ना हमने। नॉर्मल इंसिडेंस और फोटोन्स आर फुली रिफ्लेक्ट या हाँ रिफ्लेक्टेड। फुली रिफ्लेक्ट फुली बोलोगे रिफ्लेक्टेड, फोटोन सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सोचो क्या हो सकता है कि फोटोन का जाने वाला मोमेंटम भी होगा, वापस आने वाला मोमेंटम होगा, वापस भी उसी स्पीड से आएगा, वही सब कुछ वही, फोर्स ज्यादा हो जाएगी वैसे। क्योंकि टकराने पे तो कोई वेवलेंथ चेंज ही नहीं होती। लाल है, लाल तो लाल लग रहा है, तो वेवलेंथ ही सेम रहेगी, तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल प्लस नेगेटिव का तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स ट्वाइस हो जाएगी। प्राइस क्यों होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी ना उसने, पहले से उसका ले रहा था, उसको उतना ही ले लिया है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ से रेडिएशन आई और टकरा के वापस भी जा रही है। तो अगर तुम फाइनल वाले को पॉजिटिव ले लो, ऊपर डायरेक्शन, तो फोर्स लगेगा फाइनल माइनस माइनस ऑफ P फाइनल माइनस ऊपर वाले को तुमने पॉजिटिव ले लिया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस P आई। ठीक है, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स वही हो जाएगा, वही कहानी n टाइम्स h बाय लैम्डा प्लस h बाय लैम्डा। इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, सब कुछ वही, और नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो वहां से देखो क्या आएगा, फोर्स आ गया 2nh बाय लैम्डा। प्रेशर क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाय एरिया, 2 और ट्वाइस आ जाएगा कुल मिला के nh बाय लैम्डा a। और क्या था ये nh बाय लैम्डा a, I बाय c, तो 2I/c हो जाएगा। तो याद है 11th में याद है लॉज ऑफ मोशन में बॉल टकरा के गई थी, वापस आ गई, तो 2mv हो जाता है इम्पल्स मोमेंटम चेंज। तो फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगेगा, एब्जॉर्ब हो गए तो आधा लग जाएगा उसमें। तो ये एब्जॉर्प्शन में I/c, रिफ्लेक्शन में 2I/c। ठीक है, अब कुछ ऐसा है कि देखो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है और थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है। मान लो 40% एब्जॉर्ब हो गया, बाकी कुछ परसेंट एब्जॉर्ब हो गया, बाकी रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब बताओ थोड़ा सा मान लो कि x परसेंटेज, x या r ले लो, r परसेंटेज और बाकी हो रहा है। हाँ, तो कैसे करेंगे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ। ट्वाइस का उतना बस 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 यही है,
मतलब साफ हो जैसे जाएगा। उसमें डिस्टेंस वाला होता है जितना बचा वो बाकी का एब्जॉर्ब बस ये तो तो शेड कर देते हैं डिफॉल्ट सोचो सोचो। तीसरा नॉर्मल इंसिडेंस माइनस करेगा 1 प्लस आर क्या बोल सकते आर परसेंटेज माइनस अरे आर फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन जो गिर रहे हैं हो गया उसका आर परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो रहा है और आर परसेंटेज रिफ्लेक्टेड और क्या 100 माइनस क्या फ्रैक्शन ले लो फ्रैक्शन ले लो फ्रैक्शन होगा जैसे 1/3 1/4 5 आर फ्रैक्शन उसका बोल आर फ्रैक्शन तो 1 माइनस आर उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा आर फ्रैक्शन आर कुछ भी हो सकता है 1/3 1/4 कुछ भी आर फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड एंड बस बाकी के तो फोर्स जो है 1 प्लस आर हो जाएगी 1 प्लस आर इनटू हमारा इनिशियल वाला प्रेशर क्या होगा तो सीधा बता दो तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके साथ तो ये आ जाएगा और कितने हो रहे हैं कितने हो रहे हैं कितना परसेंटेज कितना फ्रैक्शन हो रहा है आर तो प्रेशर हो जाएगा आर टाइम्स 2I/c लेकिन एब्जॉर्ब भी तो हो रहा है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा एब्जॉर्ब कितना हो रहा है 1 माइनस आर बस तो प्लस 1 माइनस आर अरे I/c आर वाला क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट तो रिफ्लेक्शन की वजह से तो ये प्रेशर लगेगा लेकिन सारे थोड़ी हो रहे हैं अगर सारे हो रहे तो यहाँ बना जाता तो यहाँ पे लेकिन आर फ्रैक्शन फॉर्मूला बस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना तो रिफ्लेक्शन वाले में आर डाल दिया और बाकी एब्जॉर्ब कितने हो रहे होंगे 1 माइनस आर तो 1 माइनस आर एब्जॉर्ब वाला प्रेशर डाल दिया खत्म कहानी इसको कर लो कितना है I/c कॉमन ले लो 2r प्लस 1 माइनस आर कितना हो गया आर प्लस I/c आर प्लस 1 प्लस आर सीधा याद हो गया बस खत्म तो तुमको ये याद करना है ये तो बाकी से करना ई बी अगर पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो आर की वैल्यू 1 है और सारा एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो आर की वैल्यू 0 ठीक आगे समझ में हाँ तो ऐसे उसमें भी अब एक केस अब कौन सा केस आएगा टेढ़ा जा रहा हो टेढ़ा जा रहा हो तो फोटोन्स आर रिफ्लेक्टेड टेढ़ा जा रहा हो फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड और कंपोनेंट कोड की सेम चीज आर फ्रैक्शन वो कितना है खुद करोगे बताओ कर लेते हैं करोगे ट्राई करो टेढ़ा जा रहा है टेढ़ा थोड़ा दिमाग लगाओ ये लिख लेते हैं हाँ लिख लो ये हटा दो ये वाला उसमें भी 3 ही केस बनेंगे हाँ उसमें भी ऐसी यस एक्चुअली है तो एक ही फॉर्मूला सबका थीटा ले लोगे ना थीटा पे आएगा तो एक जनरल फॉर्मूला होगा जिसमें थीटा 0 डाल दो या 90 डाल दो तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा आर को 1 डाल दो तो परफेक्ट ही हो जाएगा तो कोई थीटा भाई नॉर्मल से नहीं नॉर्मल से लेंगे ना थीटा कहीं से भी ले लो नॉर्मल से ले नॉर्मल से ले लो नॉर्मल कहां लेते हैं नॉर्मल से ऐसे ले लो ये रेडिएशन आ रही है यहाँ से थीटा हो गया ठीक है तो यूबीएस का चुका नाम हाँ यहाँ से ले लो रेडिएशन आ गया नॉर्मल नहीं ऑब्लिक उसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस ऑब्लिक बोल दो एब्जॉर्ब ठीक है करो ट्राई करो नहीं है ये एक पेपर है पहले का है कब है 19 को है संडे उसकी तैयारी में भी है क्या रोटेशन तो हमारा कल रोटेशन करनी है बस कॉस्ट डाल देगा हां उसको वो जो मैंने दिया था वो वो उसका होगा तो उसमें 4-5 8 क्वेश्चन रह गए फिर मॉड्यूल रह गए है ना? पूरी उसके बाद से
प्रेशर ही निकलेगा इसके अंदर। कोई बात नहीं, जितना पड़ा ना उस हिसाब से करना हाँ वो इधर हो ना जाना चाहिए सब साइड सारा तो नहीं साइन क्वेश्चन थीटा है सारे साइन में डाउट काफी थीटा सारे वाले डायरेक्शन में ना कोलिजन हो रहा ना कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एलटीज हाँ बोलो। बस cos थीटा आ जाएगा आर cos थीटा i बाय c होगा पहले वाले का प्रेशर, क्योंकि साइन थीटा डायरेक्शन में और कोलिजन नहीं हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं होगा, sin थीटा सीधे सीधे जा रहा है। अच्छा साइन डायरेक्शन में उनका जो मोमेंटम है उस मोमेंटम की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि उस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ कंजर्व है। और दिमाग लगाओ। साइन की वजह से भी कुछ होगा। नहीं जा तो तुम सही रहे हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। अच्छा एक सेकंड। थीटा चेंज हो जाएगा उसका, जाते हुए नेगेटिव हो जाएगा। ये जो है कुछ होगा। कर लो कुछ। इसके दोबारा देखो बताता हूँ हिंट दे दो। ये जो इंटेंसिटी आ रही है कितने एरिया में से आ रही है, कितने एरिया से आ रही है? इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो वो उसका रेशियो अलग हो जाएगा। कितने एरिया से आ रही हो? जितना एरिया में पड़ रही है उतने कितने एरिया से आ रही है? नहीं पड़ी। सोच के बोलो, सोच उसका के बोलो। कॉस्ट कितना थीटा उसका? एक तो लेजर है, ठीक है, इतनी मोटी लेजर और लेजर इतने एरिया से आ रही है। अगर टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा सारा कर area दूंगा तो बन उस पे ज्यादा एरिया दिखेगा। हाँ। हाँ तो वही हो रहा है, तो तुम ठीक ज्यादा एरिया ले दे रहे हो। ठीक है। इंटेंसिटी जितने में से आ रही है वो तो काम है। कितना है वो? वो ये है। मैं ऐसे कर जा रहा हूँ जब से अभी। हाँ कर बोलो। ये आ रही है, ऐसे घुस रही है। C upon lambda एरिया कितना होगा? एरिया अगर मैं इसको A ले लेता हूँ क्योंकि सरफेस एरिया है, वो एक cos थीटा, वो कितना हो जाएगा? एक cos थीटा। एक cos थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब तुम्हारा थोड़ा आंसर बदल जाएगा, क्यों? यस। ये इंटेंसिटी है। नॉर्मल इंसिडेंस में जितना बड़ा जितना मोटा लेजर होगा उतना ही मोटा एरिया ही पे पड़ेगा, लेकिन टेढ़े में ऐसा नहीं है। खुद ही सोचो कि ये टॉर्च है, सीधे से लेजर जा रही है। मैंने हाथ अगर सीधा रखा तो वो उतना ही एरिया दिखेगा लाइट का, लेकिन टेढ़ा कर दूंगा तो ज़्यादा एरिया। ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि रेडिएशन ज़्यादा एरिया से आ रही है। यहाँ पे cos थीटा लेना पड़ेगा जितना वो जितने से वो आ रही है, ठीक है। अब मोमेंटम घुस रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें तो लेना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स तो लगे परपेंडिकुलर। तो मोमेंटम इनिशियल क्या होगा? h अपॉन या फिर NH अपॉन लैम्डा, वो तो इस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन क्या होगा इसका? मोमेंटम ऐसे जा रहा है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, cos थीटा। cos थीटा। और एब्जॉर्ब हो गए सारे, सिर्फ जीरो हो गया, फाइनल मोमेंटम जीरो। अब इसका चेंज निकाल लो, फोर्स हो जाएगा जीरो माइनस यही होगा, n क्या है जीरो माइनस n यहाँ पे हटाओ, NH बाय लैम्डा cos थीटा माइनस जीरो, और टाइम कुछ नहीं है, यही क्योंकि टाइम ने हटा दिया था। यही फोर्स है। पावर प्रेशर क्या आ जाएगा? प्रेशर डिवाइड बाय एरिया, डिवाइड बाय कौन सा एरिया? ये वाला सरफेस cos थीटा। cos थीटा। अब ये कितना है? NH अपॉन लैम्डा है, क्या हो जाएगा? पाई cos थीटा cos थीटा बाय c, तो
आई कॉस थीटा अपॉन सी और साथ में कॉस थीटा एक और, तो प्रेशर हो गया आई कॉस स्क्वायर थीटा। ये है इसमें डिफरेंस। प्रेशर में कौन सा एरिया डिवाइड करें? प्रेशर में तो नॉर्मल प्रेशर किस पे लग रहा है, सरफेस पे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें लेना है परपेंडिकुलर टू प्लेट, क्योंकि मोमेंटम ही परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं लेना, क्योंकि वो फोर्स नहीं लगाने वाला। ठीक है, अब सोचो वो क्या होगा जब सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑब्लिक में। और तो डाल दो यार इसमें। अब तो बाकी तो हो ही जाएंगे, समझ गए बात? अगला वाला होता क्या होगा, करने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, ऑब्लिक कौन सा? रिफ्लेक्टेड। हाँ रिफ्लेक्टेड। सीधा लिख देता हूँ। ठीक, ठीक है। तो प्रेशर लगेगा आई टू आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। जितने एंगल पे वो आ रही है नॉर्मल की, नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है यार, 5 और कर दो। अब अगला भी तुम बता सकते हो, ऑब्लिक इंसिडेंस आर फ्रैक्शन, आर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड। कुल मिला के यही फॉर्मूला है जिससे सारे केस निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू जो रिफ्लेक्ट हुआ उससे आर मल्टीप्लाई कर दो, 2r आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बाकी जो कितना एब्सॉर्ब हो गया 1 माइनस आर इंटू आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लो कितना आ गया, वही फॉर्मूला आ जाएगा, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया ब्रैकेट में, ये वैसे ही है ना, वैसे ही बस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, वही वाला मेन उससे था। वही। अब तुम कोई भी केस बोलो यहीं से निकल जाएगा। थीटा कितने एंगल पे आ रहा है यहाँ डाल दो, नॉर्मल इंसिडेंस है थीटा को 0 डाल दो, सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं आर को 0 डाल दो, रिफ्लेक्टर है। ठीक। हाँ यस। लिख लो। इसका इनर्शियल नहीं है, तो मास ले लिया, इसका इनर्शियल है, उसका इनर्शियल है, आर्स बनी बस नहीं ना आर्स पर तो बड़ी ना इनर्शियल तो ना तो मास ले लिया इनर्शियल हो गया हो गया। हाँ एक चीज बता दो, एक अच्छी चीज बताता हूँ, मैं तो तुम निकालो चलो, एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ये इंटेंसिटी इसी चीज के ऊपर हो गई, लिख लिया, ये मामला याद कर लो, नहीं तो काम आ जाएगा। देखो ना देखो,
ये सन है, ठीक, और इससे एनर्जी निकल रही है, तो कांस्टेंट एनर्जी निकल रही है पर सेकंड, तो पावर कांस्टेंट। जो पावर निकल रही है वो पी ले लो, ये देख, एनर्जी पर सेकंड कांस्टेंट है पावर की। और यहाँ पे कहीं है अर्थ, वैसे तो अर्थ बहुत छोटा है, लेकिन बना दिया मैंने। ठीक है, अर्थ का रेडियस ले लो बड़ा आ रहा है, अर्थ का रेडियस बड़ा आ रहा है, और ये सन से कितना दूर है, वो छोटा आ रहा है। तो तुमको बताना है कि अर्थ के ऊपर कितनी एनर्जी पहुंच रही है पर सेकेंड। वो सन का पी क्या है, प्रेशर, पावर है, पावर जो सन से निकल रही है, सन से पावर, सन से पावर निकल रही है पर सेकेंड। तो तुम्हें बताना है कि धरती पे कितनी पावर पहुंच रही है, ओके, एनर्जी, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी रिसीव। तो ये बहुत बहुत बार आ चुका है ऐसा सवाल, एनर्जी received by अर्थ। वही उस वाले की तरह कर लेंगे जैसे रे ऑप्टिक्स में करा था हमने, कितने परसेंट एनर्जी वो लाइट बाहर निकल रही है। करो, ट्राई करो, एज्यूम करो कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन से बहुत छोटा है, तो ये एक्चुअल में ऐसा ही है। करो, ट्राई करो। इसके कंसेप्ट से काफी सारे क्वेश्चन हैं। कुछ भी नहीं है, ये तो कर रखे हमने। देखो मान लो कि एक तो वो कितने मतलब इसका एरिया बात में एरिया तो कितना है उसकी वैल्यू है कुछ ये सारे पैसे कैसे ये ऐसा ये वैल्यू का बड़ा सा है ऐसी है वो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये पूरे का भी लड़का इधर उधर भागा है, उसकी करने में ये पूरा सिस्टम एक सिस्टम है लड़का और साथ में चलेगा थोड़ा नहीं लगेगा तो तो इसका सेंटर मास कहीं तो होगा, इन दोनों का मिला के। अब इसके ऊपर पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, नहीं लगा, नहीं लगा, अभी नहीं, कभी कभी लगा है, नहीं फ्रिक्शन वैसे तो नहीं लगेगा। ठीक है, पूरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो किसका किसका सिस्टम नीचे से मतलब इस पूरे सिस्टम एक्सेलरेशन क्या बताया कि फोर्स अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसका बताया, सेंटर ऑफ मास तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो एक्सेल, और शुरू में तो वो रुका हुआ था ना, होता ना बोर्ड से प्रोड्यूस हुई थी, तो शुरू तो एक्सेलरेशन अगर जीरो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट कांस्टेंट होगी। शुरू में क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल जीरो थी, तो फाइनली जीरो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अच्छा तो जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही है, जब एक्सेलरेशन ही जीरो है तो फिर हिलेगी, वो हिलेगा। जिसका ये है ठीक है ये होता है 4 और ये एक क्वेश्चन ऐसा हो रहा है तो ये तो ये होता है बस सेंटर ऑफ मास के 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके ये तो इजी है निकालने वाले। हाँ ये वाले कर लिए हाँ शुरू में जो यहाँ से लाइट आएगी उसे उसके आगे वाले पार्ट से पीछे वाले पार्ट को मिल जाएंगे, आगे नहीं हो जाएगा, तो सिर्फ अर्थ का होगा लड़का है अभी एक सब से रोका हुआ है। हाँ और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने उसका आर स्क्वायर लेके काट दिया पर उसका आर इक्वल था। आर cos थीटा वो तो रिंग के ऊपर यार हाँ। एक क्वेश्चन पढ़ता सबका तो अच्छा हाँ वो 2 पॉइंट मास थे ठीक है बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अच्छा हाँ करा तो हाँ यहाँ से तो हमें जो ये थीटा है ये थीटा कह सकते हैं ये फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो फोर्स क्या होगा, जीरो हाँ एक्सेलरेशन जीरो है
ऐसे हो जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट है तो पहले कितनी थी 0 पहले zero थी, हाँ। क्योंकि पड़ा हुआ था ना वो तो हाँ ये वाली ये हमारी तो बाकी भी 0 रहेगी तो इसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इसका वेलोसिटी नंबर v v2 अपन यहाँ प्रेजेंट ऐसे बोल सकते हैं ये क्या है? जैसे एक्ससीएम होता है ना हाँ, m1 अरे x ठीक है ना इसी को डिफरेंशिएट कर दो अच्छा। तो एक्ससीएम पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी वेलोसिटी सेंटर है कुछ नहीं ये आ गया फोर्स 0 है ना तो मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। हाँ, इसका दोनों का मोमेंटम निकालो और पहले कितना था मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल तो 0 था ना सब कुछ रुका हुआ है फाइनल कितना रहेगा ये मान लो ये चल रही है ऐसे विलेज हाँ परसेंटेज आ रही है कि अर्थ के रेडियस का स्क्वायर अपॉन परसेंटेज नहीं कितनी हाँ तो टोटल का कितना परसेंटेज आ रहा है वही देखो नहीं टोटल नहीं बस जो भी है जितनी पावर उससे निकल रही है उतना हाँ percentage पी के टर्म्स में निकालो तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम देना तो ग्राउंड रिस्पेक्ट में निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी ऑफ मैन into p हो जाएगा माइनस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुमने रेडिएशन लिया और ये जी दे रखा है ये रखा है। जी माइनस v डैश उधर से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से पंद्रह में छोटा है बड़ा है। वहाँ पे छोटा है लड़के का देगा अच्छा। क्योंकि रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेनी है तो क्या प्लस हाँ, ये। ठीक है और प्लस इसका मोमेंटम है कैपिटल है v डैश और तो 0 बराबर ये हो गया है। चला हो गया काम हाँ बोल b into 5 बड़ा r का छोटा r का होल स्क्वायर पाई नहीं फाइव कैसे है वो तो 25 आ रहा था उसको मैंने अंदर डाल दिया 25 कैसे आ गया? मैंने भैया मान लिया कि जैसा हमने एक क्वेश्चन में करा था कि एक लाइट हमने एक पानी के नीचे लाइट रख दी तो वो बाहर कितनी परसेंट जाएगी तो उसने इसने स्फीयर मान लिया था वो जितना तो तुमको area था। डेफिनेट दे रखा है ना वो हाँ जैसे ये है तो इतना अगर बोलेंगे तो ये तो सिग्निफिकेंट है हमें एक एंगल और तुम इसको एज अ क्या लोगे वो लोगे ऐसा लोगे कुछ तो कितना ही सिग्निफिकेंट है ये तो बहुत छोटा है क्योंकि पहले ही बोल दिया कि आर छोटे आर से बहुत छोटा है तो जो भी रेडिएशन इस पे पहुंचेगी वो सारी की सारी क्या होगी पैरेलल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैंने साथ में बताओ देखो यहाँ पे एनर्जी बताने के लिए अगर हमें यहीं पे आर डी इंटेंसिटी थीटा यूज करना है देखो यहाँ पे इंटेंसिटी बताओ कितनी है जहाँ पे अर्थ है इंटेंसिटी कितनी होगी एनर्जी पावर अपॉन एरिया एरिया अच्छा वो पहले मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ मान लो ये बल्ब है ठीक है यहाँ से कुछ तो निकल रही है एनर्जी मान लो 100 जूल निकल रही है पर सेकेंड और ठीक है तो यहाँ पे इसके चारों ओर एक स्फीयर मान लो वो 100 जूल इसको भी तो क्रॉस करेगी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे इस स्फीयर के ऊपर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी पावर अपॉन पावर कितनी है 100 जूल पर सेकेंड तो 100 वाट पावर है
अपॉन एरिया इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये अब मैं थोड़ा और बड़ा ले लूं, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली Pi कमी होनी R चाहिए, square। दूर दूर जाओगे तो P by pi r। इंटेंसिटी कम होती रहती है, तो ऐसे आर बढ़ता रहेगा, इंटेंसिटी कम होती रहेगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, लेकिन जहां पे भी तुम इंटेंसिटी निकालोगे पावर तो 100 ही रहेगी, क्योंकि 100 जूल पर सेकंड इसको भी क्रॉस कर रहा है, उतनी ही 100 जूल एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन। आगे भी क्रॉस करेगा। फोटोन इधर उधर तो जाएंगे नहीं, भरे जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो इसको अगर 100 जूल क्रॉस कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद इसको भी तो 100 जूल ही करेगा, और कहीं नहीं है जाने वाला, मतलब कोई अब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो 100 अपॉन, तो ऐसे यहाँ से पावर निकल रही है अभी, यहाँ से पावर, हाँ P by R square। यहाँ से पी पावर निकल रही है, और वो पी पावर तो इस पे पड़ेगी गोले पे, जिस अर्थ को रेडियस लेके मतलब पूरा गोला बना लो, इस पे पावर कितनी पड़ेगी पी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, पी अपॉन Pi R square। कौन सा, छोटा आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी है उस गोले के ऊपर, जिस गोले पे अर्थ लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना पड़ रहा है, इंटेंसिटी हो गई सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन एरिया। एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ, पावर अपॉन एरिया, एरिया। पावर अपॉन वो, लेकिन वो पावर क्या, इंटेंसिटी जो ये रिसीव कर रहा है, सेम इंटेंसिटी तो वही है। इंटेंसिटी सबसे क्या होती है कि मान लो सन की रोशनी यहाँ पर कुछ है, तुम यहाँ पर चले जाओगे ना, उतनी रोशनी लगेगी, उतनी गर्मी लगेगी, यहाँ पे चले जाओगे उतनी गर्मी, तो उतना ही तो दूर है, तो इसका मतलब वो इंटेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि वो होते हैं ना लकड़ी में आग लगाते हैं न्यू ईयर पे, तो कहीं भी गोले पे कहीं भी खड़े हो जाओ, गर्मी उतनी लगनी है, क्योंकि तुम उतना ही दूर हो। इंटेंसिटी सेम, तो वही इंटेंसिटी सेम रहेगी इसके ऊपर, तो उतनी है ये। और इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड, मतलब पावर अपॉन एरिया। अब ये पावर क्या होगी, जो वो रिसीव कर रहा है, हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे खड़े हो जाओ अर्थ के ऊपर, अब तुम देख रहे हो कि ऊपर से रोशनी आ रही है सूरज की, तो वो तो पैरेलल है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पावर अपॉन पावर जो हमें निकालना है, ये वो पावर नहीं है जो ये निकाल रहा है, ये पी डैश ले लो, जो ये पावर रिसीव कर रहा है, ले रहा है, अपॉन एरिया। एरिया किसका, जितना एरिया है, पाई बड़ा तो उसको सोचो, सोचो। छोटा मान लेंगे बस। सोचो इसका, फ्लैट मान लेंगे। उसको 2D कर लेंगे ऐसे मान हाँ, लेंगे। हाँ, तो पाई R square हो जाएगा, पाई बड़ा R square। पाई बड़ा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको पी अपॉन दोनों में एक ही पाई आर स्क्वायर, एक मिनट सोच, एक मिनट यार तुमने भी ये देखो, जरा इंटेंसिटी का पावर अपॉन एरिया। एरिया, ये एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा इसका एरिया, पाई बड़ा पाई छोटा R square। ओ स्फेयर है वो, स्फेयर सर्कल थोड़ी है, ये क्या है स्फेयर। स्फेयर के एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी डैश अपॉन पाई। बड़ा R square। इसके ऊपर जो गिर रही है कितने एरिया पे गिर रही है, इसके कितने एरिया पे गिर रही है, आधे एरिया पे, और आधे एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें लेना है पाई R square, क्योंकि उसका वो बहुत छोटा है नहीं नहीं हमारे लिए सामने। नहीं मैं बताऊंगा इस बार। पाई पाई कट गया, पी डैश आ गया, पी आर स्क्वायर अपॉन 4 आर, ये पावर रिसीव करेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, अर्थ को देखो ध्यान से, इसके ऊपर कैसे गिर रही है रेडिएशन, ऐसे गिर रही है, तो एक ही फेस हो जाएगा। ऐसे गिर रही है, ऐसे ऐसे गिर अगर रही हम है, पहले देखेंगे जाके नीचे खिड़की से बनाते तो उसके उसमें शक्ति जाएगी। ऐसे गिर रही है ना, कितने एरिया पे गिर रही है 2 पाई आर स्क्वायर, आधे आधे मतलब पूरा हेमिस्फीयर पे 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको लेना है आगे तेरी पाई आर स्क्वायर। क्यों लेना है, क्योंकि अगर हम उसके थोड़ा सा आगे क्योंकि जाके काट इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हर सरफेस पे कुछ ना कुछ नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे है, बाकी सब पे थीटा अलग अलग है, तो तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए मैं तुमको 11th में बताता सरफेस टेंशन, जो प्रेशर इनसाइड द बबल होता है, अंदर प्रेशर होता है ना, वो उसे प्रेशर लगाता था, हेमिस्फीयर हमने काटा था, बोला था प्रेशर इनटू क्या लेना, ये वाले लेना, ऐसे लग रहा है प्रेशर, तो पाई आर स्क्वायर ही लेना है।
याद है कि नहीं है? याद है। याद रखना इसको, ठीक है। जो सन की रेडिएशन पड़ेगी, जैसे मान लो तुमने टॉर्च मारी और सामने कोई छोटी सी बॉल है, तो उसके ऊपर अगर तुमको एरिया लेना है तो क्या लोगे? पाई आर। जितना तुमको दिख रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। जितना तुमको दिख रहा है उतना ही एरिया तुमको लेना है। चांद के ऊपर रोशनी गिरी सन की, तो कौन सा एरिया पे गिर रही है? गिर तो आधे पे रही है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब तुम इंटेंसिटी या एनर्जी निकालोगे तो कौन से एरिया लोगे? प्रोजेक्टेड एरिया। सन को क्या दिख रहा है? चांद गोल दिख रहा है, सर्कल, सर्कल। ओके तो सर्कल वाला एरिया लेना है। मान लो कोन पड़ा हुआ है, कोन ऐसे कोनिकल पड़ा हुआ है, कोन सूरज के सामने कोन पड़ा हुआ है, उसको क्या लगेगा? क्या पड़ा हुआ है? सर्कल। जो सर्कल का एरिया। हाँ ठीक।